स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज हम बातचीत करेंगे डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड में किस तरीके से निवेश किया जाता है, क्या अप्रोच है, क्या फिलॉसफी रखी जाती है, ग्रोथ पे फोकस है या वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इन सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस फंड के फंड मैनेजर रेशम जैन के साथ। रेशम जैन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी लंबे समय से इस फंड से जुड़े हुए हैं और इस फंड ने एक दो आंकड़े आपको बता देता हूँ कि इसने एसआईपी के जरिए लमसम आपने जो भी पैसा लगाया होगा, इसने इंडेक्स से 5% बेटर रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं इसको कि अगर किसी ने 10-5 साल होल्ड किया और 20% का कैगर मिला तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजर्व उससे रिटर्न बनते हैं आपके। तो इस तरीके का ये फंड है। तो चुना क्यों हमने इस समय, क्योंकि मार्केट में इस समय आप देख रहे होंगे ना, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि अब इतने हज़ारों स्टॉक में कैसे आप पता करें किस में लगाएं। तो एक बेटर तरीका ये होता है कि आप इस सेगमेंट के किसी एक अच्छे फंड में पैसे डाल दें। तो उसमें से एक है डीएसपी स्मॉल कैप। रेशम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातचीत करने के लिए फायदेमंद फंड्स में। तो अब मैं पहला सवाल ये शुरू करना चाहता हूँ कि इस समय मार्केट में जो बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह हमारे उड़ रहे हैं स्टॉक, स्मॉल और मिड कैप, और लोगों को थोड़ा डर भी लगता है, डर डर के लगाते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से आप देखिए तो उसने बड़े इंडेक्स को यानी निफ्टी को मैसिवली बीट किया है। वो चल नहीं पा रहा और ये हम लोग मजाक में कहते हैं कि मार्केट जो है निफ्टी और सेंसेक्स जो है गिरने को तैयार नहीं है और मिड कैप रुकने को तैयार नहीं है। कैसा लग रहा है आपको मार्केट इस समय? सो डेफिनेटली लास्ट कुछ महीनों में काफी ज्यादा बढ़ गया है स्मॉल कैप मिड कैप कंपेयर टू निफ्टी। बट अगर हम लंबे समय के ड्यूरेशन में देखना चाहिए इसको, क्योंकि ये सब फेजेस होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी, मार्केट सेंटिमेंट्स, काफी सारे चीज प्ले करते हैं। जो कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जहाँ पे लिक्विडिटी कम ज्यादा रहती है उसमें देयर कैन बी बेसिकली फास्टर मूवमेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप ने मिड कैप और लार्ज कैप से के मुकाबले स्लाइटली बेटर किया हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप में ड्रॉडाउन्स भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप, गिवन कि ये कैटेगरी छोटे कंपनीज की है और वॉलेटाइल रहती है। जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिधर ज़्यादा रिटर्न है उधर रिस्क भी ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल ओपन डिस्क्लोजर है कि इसमें जिस तेज़ी से चलते हैं उस तेज़ी से कई बार ये गिरते भी हैं। लेकिन इसको हेज करते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि जब आप मार्केट में आते हैं, इक्विटीज़ में आते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन आपको अच्छे गुड क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ मल्टीबैगर्स ढूंढना आसान होता है। हालांकि ढूंढ कोई नहीं पाता, बाद में पता चलता है कि ये मल्टीबैगर था, लेकिन आसान इसलिए होता है क्योंकि वहीं से बनते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप में जाना अच्छा रहता है। तो मैं ये जानना चाहता रेशम आपसे कि जो ये पूरी स्पेस है मिड कैप स्मॉल कैप की, इसमें ये एक लोग इनबिल्ट डाल देते हैं कि इसमें रिस्क बहुत होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक अच्छे फंड मैनेजर एक अच्छे फंड में गुड क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होता है। तो जब आप लोग इस सेगमेंट में जाके अपने लिए चूज करते हैं कि हमको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना है, तो वो अप्रोच क्या होता है आपका? सो डीएसपी फॉर एग्जांपल सभी फंड में और खास करके स्मॉल कैप मिड कैप ने हमने हमारा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फिलोसफी डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने क्लियरली डिफाइन किया है कि हम इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, खास करके किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपका जैसे अभी सेबी के क्लासिफिकेशन में लार्ज कैप के डेफिनेशन में 100 स्टॉक्स है, मिड कैप में 150 स्टॉक है, स्मॉल कैप में अनलिमिटेड है, बियॉन्ड 250 टू 2000 तक के रैंक वाले मार्केट कैप है। तो आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो आप कैसे तरह की कंपनियों को अवॉइड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बिजनेस, दूसरा है मैनेजमेंट और तीसरा है वैल्यूएशन। बिजनेस में ऑब्वियसली वो बिजनेस कैसा है, उसके कंपैरेटिव मोड्स क्या है, बिजनेस का लॉन्जिटिविटी कितना है, ये सब देखते हुए हम लोग बिजनेस को डिटरमिन करते हैं। मैनेजमेंट हमारे लिए छोटी कंपनियों में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मैनेजमेंट क्या वो बिजनेस को स्केल अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा 5 साल 7 साल 10 साल के अंतर में। और तीसरा है वैल्यूएशन
एंड लास्ट 5 साल 7 साल से हमने देखा है कि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कैटेगरी में पैसा भी आ रहा है और जो अच्छे स्टॉक्स है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो इन तीनों का मिश्रण करते हुए, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन को देखते हुए भी हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। ओके रेशम, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, इसमें वैल्यूएशन तो हम लोग देख के पढ़ के समझ सकता है, कोई आदमी कैलकुलेशन करके निकाल सकता है, लेकिन बिजनेस समझने के लिए और मैनेजमेंट की बैंडविड्थ समझने के लिए, मतलब इनकी तो पता नहीं एजीएम भी कैसे होती होगी, कैसे लोग अप्रोच करते होंगे, कैसे आप लोग करते हैं? मेरा बहुत ब्लंट क्वेश्चन है कि आप लोग हर स्टॉक जो लेते हैं उसके मैनेजमेंट से मिलते हैं? हाँ, हमारे लिए मैनेजमेंट को मिलना बहुत जरूरी है, और ना जस्ट मैनेजमेंट फेस वैल्यू पे, क्योंकि आजकल लास्ट 4-5 साल में ये भी एक अच्छा ट्रेंड हो गया है कि हर एक 500, 700, 800 वाली कंपनी, रैंक वाली कंपनी भी कॉल कर रही है। हर क्वार्टर में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिली जाती है, एनुअल रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन तो मिली जाती है। फिर एक मैनेजमेंट इंटरेक्शन करने से हम लोग गेज कर पाते हैं कि मैनेजमेंट का डेप्थ कितना है, वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कितना लंबा अवधि का सोचता है, शॉर्ट टर्म सोचता है कि नहीं सोचता है। बट उसके अलावा हमारे लिए और काफी सारे दूसरे काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए लेट्स से कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है, तो वहां पे हम लोग चैनल चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलते हैं, रिटेलर को जाके मिलते हैं, उनके पास्ट एम्प्लॉइज से मिलते हैं, उनके लेट्स से के कंपटीटर से मिलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी से मिलते हैं। तो ये सब करने के बाद हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि हमको ये कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मैनेजमेंट को मिलना है जस्ट एक एंगल है, बट उसके अलावा काफी सारे दूसरे एंगल भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, और ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, दर्शक हैं, उनको समझना चाहिए कि रेशम जी बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ उसी से नहीं, उसके कॉम्पिटिटर से भी मिलते हैं, डीलर से भी मिलते हैं और अनलिस्टेड से भी मिलते हैं, जिससे कि पूरे सेक्टर को अच्छे से समझा जा सके। क्योंकि स्मॉल कैप की ये ज़रूरत भी है कि आपको बहुत डीप रिसर्च चाहिए और बहुत पुख्ता रिसर्च चाहिए, जिससे कि बिल्कुल रिस्क ना हो। बाकी तो अननोन रिस्क तो होते ही रहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने रखा है कि हम मिलेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी नई कंपनियां हैं जिनकी बहुत हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो उनके बिजनेस मॉडल देख के बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है 3-4 साल पुरानी कंपनी हो, या कई स्मॉल कैप तो 25 साल से, लेकिन वो स्मॉल कैप ही अभी तक वो बढ़ ही नहीं पाए आगे कभी, लेकिन वो कुछ 3 साल पहले आई, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करके दिखाई। तो इसमें कैसे आप विभेद करते हैं कि बहुत हिस्ट्री तो नहीं है उनकी, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है? तो अगेन वो स्पेस में हम लोग और डीप जाते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर में क्या स्कोप है। और इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है कि काफी सारे एडवांस कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में हमने देखा है कि उस टाइप के कैटेगरीज कैसे ग्रो की है। इंडिया के लिए दोस्त बिकम्स अ बेंचमार्क। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कंज्यूमर कैटेगरी है, उसके अंदर अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें कि इंडिया में फॉर एग्जांपल के एसी का पेनिट्रेशन कितना है, और जब हम यही डेवलप कंट्रीज में देखते हैं जहां पे टेम्परेचर इंडिया से पॉसिबली कम है और उनका पेनिट्रेशन कितना है, तो जैसे जैसे अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा, हमारा पेनिट्रेशन विल इंक्रीज। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बट ऐसे काफी सारे दूसरे एग्जांपल्स भी होंगे, चाहे वो कंपनी नई हो या पुरानी हो। हम लोग सेक्टर का पूरा विश्लेषण करके फिर उसमें हम उसका लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ देखते हैं, और वो कंपनी के स्पेसिफिक क्या फीचर्स है, क्या वो अलग कर रहा है दूसरी कंपनी से जो रेप्लिकेट करना इजी नहीं है, वो सब चीजें देख के फिर हम फाइनली कंपनी को फाइनल करते हैं। ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप में खास तौर पे एक चीज़ और रेशम जी होती है, जो सवाल है मेरा, कि एक तो उनमें लिक्विडिटी कम होती है और बहुत वोलेटाइल भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि इसमें कम से कम आपका 4-5 साल का होराइजन होना चाहिए, तभी आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये वोलेटाइल भी है और लिक्विडिटी कम होती है। इसको कैसे आप लोग डील करते हैं? सो अगेन, ड्यूरेशन क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक क्वार्टर में इन्वेस्ट करके निकल जाना है तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। पर जब आप कंपनी में 5 साल, 7 साल, 10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका लिक्विडिटी फैक्टर उतना ही उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है।
तो जैसे हमारे फंड का अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे, वो है करीबन 15% के आसपास, 17%, 15-17% के बीच में रहता है। दैट मीन्स कि हम 5 से 7 साल का एवरेज होल्डिंग पीरियड है हमारा कंपनी का। तो हमारा लेट्स से कि बाइंग अगर 5%, 7%, 10% ऊपर भी हो जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन इज 5 years 7 years। हमको रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो 2 गुना 3 गुना हो जाए ओवर नेक्स्ट 5-7 years। तो पहले 10% अगर गिव अप भी कर ले लिक्विडिटी की वजह से तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ओके अच्छा, एक वो गलती बताइए, जैसे आपने कहा 5 साल एवरेज होता ही है, वो एक मिस्टेक क्या है जो कंपनी ने की तो आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम? सो काफी सारी चीजें हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसमें भी खास करके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कैपिटल मिस एलोकेशन है, कंपनी अपने कोर बिजनेस से हट के कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंपनी का फ्यूचर तय करेगी कि कैसे वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अपना कैपिटल को आगे के समय में लगाने वाले हैं। राइट अब आते थोड़ा सा बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर की। इसमें आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन कर रखा है, लगभग 17% का। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गए हैं। तो इस टॉप ऑर्डर में हम नीचे जाएं तो आईटी में तो हालांकि बहुत 4% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है आपका। इसमें जो छोटी कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या इस पे आप थोड़ा फोकस बढ़ाएंगे या अभी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी? तो हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड नेम्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उसका एक पार्ट है, बट कंज्यूमर एज ए कैटेगरी हमारा 40 से 50% का वेट लास्ट कुछ समयों में कंज्यूमर कंपनीज में रहा है। और ये ऐसी कंज्यूमर कंपनीज है जो भले छोटी है, जिसका मार्केट कैप 3,000, 5,000, 7,000 करोड़ है, बट वो अपने कैटेगरी में लीडर है। वो नंबर 1 या नंबर 2 है। और ये जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, अपना काफी सारा पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा काफी सारे कैटेगरीज में, ये कंज्यूमर कंपनीज ग्रो करती जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कंज्यूमर कैटेगरीज में क्या क्या हो सकता है। सो जैसे होम इंप्रूवमेंट की चीजें हुई, बिल्डिंग मटेरियल हुआ, फैशन एंड लाइफस्टाइल हो गया, ट्रैवल हो गया, ऑटो हो गया। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी है कंजम्पशन के जो इंडिया के पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के साथ वो ग्रो करते जाएंगे, और ये सब मार्केट लीडर्स है। दूसरा कैटेगरी जो है, जो आपने बताया इंडस्ट्रियल कैटेगरी, उसमें भी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट वेट है। मैं इसको इंफ्रा / एनवायरमेंटल टाइप कंपनीज में क्लब करूंगा, जो हमारा ऑलमोस्ट 13-14% वेट है। और उसमें जैसे पानी हुआ, सड़क हुआ, रेलवेज हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ, न्यू एज ऑल्टरनेटिव एनर्जी कंपनीज हो गए, ऐसी कंपनी हो गई कि जो ESG के जो अभी थीम को और ज्यादा सहायता देती है। तो वैसे टाइप के कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इंडिया को अगर ग्रो होना है तो ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको भी साथ में ग्रो करते रहना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट थीम है। तीसरा जो सबसे बड़ा थीम है हमारा, वो है मैन्युफैक्चरिंग थीम, जहां पे हमने देखा है लास्ट 5-7 सालों में कुछ सेक्टर्स ने काफी अच्छा किया है, जैसे कि केमिकल्स फॉर एग्जांपल, कि ग्लोबली जितनी भी कंपनीज है, इंडिया में भी है, वो ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ रही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिलाई करते थे चाइना पे। तो एक ये हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम या ऑल्टरनेटिव चाइना +1 थीम। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी सारी चीजें की है, फॉर एग्जांपल PLI है, एंड PLI के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीजों को। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा थीम हो गया है, क्योंकि अगर सेम चीज कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग थीम को अच्छा करना बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो रेशम से पूछेंगे कि सेक्टोरली उनका फोकस कहाँ पे है और कौन से सेक्टर से वो दूर रहते हैं। का फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें DSP स्मॉल कैप फंड के बारे में कि इस फंड में क्यों आपको निवेश करना चाहिए। रेशम, ये बताइए कि एक थीम कहें या उसको आइडिया कहें, स्पेशल सिचुएशन थीम होती है एक, कि किसी कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, किसी में फंड आ रहा है तो मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, किसी में PE फंड का बहुत दिलचस्पी है, या कोई कंपनी कोई बड़ा JV कर रहा है। ये इस तरह की थीम मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। क्या ये भी आप लोग रखते हैं रडार पे?
बिल्कुल। और ये डेफिनेटली हमारे जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं उसमें ये कंसिस्टेंटली होते रहता है। जहाँ पे जैसे आपने बताया मैनेजमेंट चेंज हुआ, काफी सारी कंपनी में ये भी होता है कि आप कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जब उनके अर्निंग खराब हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो अभी 2-4 क्वार्टर में कंपनी खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो वैसा जगह जब आपको लगे, आपका कन्विक्शन बढ़े वो कंपनीज के बिजनेस मॉडल पे, और आपको लगे कि वो टेम्पररी है, तो ऐसे स्पेशल सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहाँ पे यू कैन गेट दोज कंपनीज एट अ बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल जाती है आपको। तो हमारे फंड में डेफिनेटली ऐसी कुछ कंपनीज है जो आप स्पेशल सिचुएशन कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, एक सेक्टर है बैंक और फाइनेंस, सबसे बड़ा, सबसे वेटेज, हर जगह घुसा हुआ है, और अगर आप इंडिया इंक में आप बिलीव करते हैं तो ये सेक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बैंक्स, पीएसयू या पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के, और खासतौर पे एमएफआई में बहुत सारी कंपनियां हैं और बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनियां लगती हैं। जब हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स उनके बड़े अच्छे दिख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, और अब तो बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगले 2-3 साल बहुत अच्छे रहेंगे एमएफआई के लिए। उसमें से आपने नहीं चुना कुछ भी? हमारे पास है स्मॉल कैप कैटेगरी में बैंक्स का ओवरऑल वेटेज ही कम है, और वैसी बैंक्स भी कम है, और उसके अंदर हमको वापस से बैंक्स, बिकॉज इट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, क्वालिटी ऑफ एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, इसलिए हमने काफी सिलेक्टिव इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, जहाँ पे हमको लगता है कि इंडिया का पेनिट्रेशन इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट काफी कम है, तो मार्केट ग्रोथ भी मिलेगी और पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, तो हमको ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है वो स्पेस में। बट हमने काफी 2 या 3 ही बैंक है छोटे बैंक में जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है। बाकी हमको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एसेट और काफी ज्यादा साइक्लिकलिटी होती है वो स्पेस में। अगर हम 10 साल 15 साल का हिस्ट्री देखें तो स्मॉल बैंक में काफी सारा साइक्लिकलिटी होता है, और इकोनॉमी के साथ वो ग्रो करता है, बट स्मॉल बैंक में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से उसमें रिटर्न काफी ज्यादा नहीं बनते। ओके, ये थीम लेके चलते हैं। अच्छा, जो रीसेंट लिस्टिंग्स हुई हैं बहुत सारी, उसमें कुछ बहुत अच्छी कंपनी भी हैं, बिजनेस वाइज पता नहीं परफॉर्मेंस आगे कैसा रहेगा, बहुत सारी हैं, ढेरों आई हैं और आ भी रही हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं पार्टिसिपेट, बट हम लोग थोड़ा सा उसमें कॉशियस रहते हैं, क्योंकि जनरली काफी सारी आईपीओ कंपनीज में हम देखा है कि लिस्टिंग से पहले एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है, और लिस्टिंग के बाद उसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा गिरावट हो जाता है, और तो हम लोग काफी कॉशियस रहते हैं इसमें। हम लोग हर आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगेन अगर पास्ट का हिस्ट्री देखें तो मतलब बहुत सारी कंपनी हमने देखी है जहाँ पे प्री लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस में काफी अंतर रहता है, तो हम करते हैं बट काफी सिलेक्टिव है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसको मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा आपसे कि ये बात सही है। हमने जितने भी आईपीओ मैनेजमेंट का मैं इंटरव्यू करता हूँ उसमें पिछले 2 सालों में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसे आता है, मार्जिन और एबिटा लेवल पे कहीं पे भी आप देखो आपको लगेगा तोड़ फोड़ नंबर आ गए। अब मैं उनसे पूछता हूँ ये कमाल कैसे होता है कि लिस्टिंग के आने से पहले आपके नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो तरह तरह के अपने अपने रीजंस वो दे देते हैं। ये क्यों होता है, क्या मतलब ये सिर्फ लिस्टिंग के लिए थोड़ा सा नंबर दिखाए जाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा लिस्टिंग के लिए नंबर होते हैं, बट क्या होता है कि उनका साइकिल में वो पीक परफॉर्मेंस होता है। तो हमको ये देखना जरूरी है कि क्या हम वो पीक परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो सस्टेनेबल परफॉर्मेंस रह सकता है। तो वो आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सस्टेनेबल रहेगा या टेम्पररी है। जब हमको लगता है वो सस्टेनेबल है तब जाके हम वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन उसमें रीजनेबलनेस और वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगेन लास्ट 3-4 सालों में हमने देखा है कि काफी सारी आईपीओ कंपनीज बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे आई है, तो वैसे आईपीओस को फिर हम इग्नोर करते हैं। ओके, अच्छा, एट ए टाइम आप कितनी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं? जैसे अभी मैं दिख रही कि 70 से ज्यादा होंगी करीब, थोड़ी सी 70 कंपनीज है, बट हमारा टॉप 10 टॉप 20 वेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से टॉप 25 वेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर पोर्टफोलियो है। तो नीचे काफी, बिकॉज छोटी कंपनीज है, अगर हम उसमें 2-3-4% भी कंपनी का ले लेते हैं वो हमारा 0.4-0.5% वेट होता है, इसलिए हमारा टेल थोड़ा ज्यादा रहता है, बट कंसंट्रेशन भी रहता है टॉप 20-25 कंपनियों में। परफेक्ट। तो
ये थी बात डीएसपी स्मॉल कैप फंड की। और स्मॉल कैप बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो उसमें अगर आप बहुत चुस्त और चालाक नहीं हैं तो आपको फंड के जरिए निवेश करना चाहिए, जिनमें से एक डीएसपी है जिसके बारे में हमने बातचीत की। तो हमने समझने की कोशिश की कि इसके फंड मैनेजर रेशम जी कैसे स्टॉक चुनते हैं, क्या पैरामीटर्स लगाते हैं और क्या चीज़ से बिल्कुल बचने की कोशिश करते हैं, किस सेक्टर पर फोकस है, जिससे कि आपको अगर इस फंड में पैसे लगाने हैं तो आपको समझने में मदद हो। आप देख सकते हैं इसको, और भी पढ़ाई कर सकते हैं, राय ले सकते हैं किसी और से भी। रेशम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में हमें ये समझाने के लिए कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड क्यों बहुत अच्छा है, और वाकई बहुत अच्छा है, इसने अपने बेंचमार्क को हर पैमाने पर बीट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी।